नमस्कार, बेनमून न्यूज़ लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो आज का जो हमारा ये टॉपिक है डायबिटिक कॉजेस एंड सॉल्यूशंस, कि डायबिटिक के मूल कारण क्या है। जो हमें मूल कारण के बारे में पता चल जाए तो हमें डायबिटिक के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहले तो उनके कारणों पे जाएंगे कि जो डायबिटिक है वो क्यों हो रहा है, और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस के ऊपर हम आएंगे कि उसका निवारण क्या है, उनकी ट्रीटमेंट क्या है, कैसे डायबिटीज से हम निजात पा सके, छुटकारा पा सके हम। तो आइए ये टॉपिक का हम शुरुआत करते हैं कि भारतवर्ष में करीबन 110 मिलियन डायबिटिक के मरीज है, यानी कि 110 मिलियन जो लोग हैं वो कहीं न कहीं तरफ से कोई न कोई गोलियां खा रहे हैं, कोई इंजेक्शन्स ले रहे हैं, कोई इंसुलिन्स ले रहे हैं। ऐसी तरह से ये मेजोरिटी 90 to 90% लोग रहते हैं जो डायबिटिक के वो मैनेज कर रहे हैं अभी। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो पूरा निवारण की बात करने जाएंगे। हम मैनेज की बात नहीं करेंगे, हम डायबिटीज से कैसे छुटकारा पा सकें उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो इससे पहले हमें जो कॉजेस के बारे में पता चल जाए तो सॉल्यूशंस तो एकदम इजी हो जाएगा। तो मेन जो डायबिटिक के कॉजेस है तो उसमें मैंने मेरे पूर्व वीडियो में भी बताया है कि डायबिटिक में टाइप 2 डायबिटिक की आज हम बात करेंगे। और टाइप 2 डायबिटिक में जो मेन रीजन है, मेन कॉजेस है, वो डायबिटिक में इंसुलिन रेजिस्टेंस का है, यानी कि इंसुलिन अवरोध हो जाता है, इंसुलिन अपना काम सही तरह से नहीं कर सकता है। तो इंसुलिन का कार्य क्या है कि जो भी हम खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट वो शुगर में कन्वर्ट होता है, यानी कि सिंपली मोनोसेकेराइड के फॉर्म के अंदर, ग्लूकोज के फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट होता है। और वो ग्लूकोज है हमारे खून के अंदर आते हैं, लोही में आते हैं, और लोही से जो ग्लूकोज है उसको सेल तक पहुंचाने का जो कार्य है वो इंसुलिन का रहता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक में जो इंसुलिन का जो कार्य ट्रांसपोर्टेशन का है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसीलिए जो खून में ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा रहती है वो बढ़ते जाती है। और जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो उसे हमें 100 के ऊपर, कई बार 150 के ऊपर, 200, 250, 300, 350 तक आ जाता है। और जब ये 500, 600, 700 तक आ जाता है, 700 तक आ जाता है, तब पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। तो आइए तो देखते हैं। तो पहले तो नॉर्मल कंडीशंस क्या रहती है। नॉर्मल कंडीशन आते तो फास्टिंग, यानी कि सुबह का जो हमारा जो खाना पेट, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हम जो मॉनिटर करते हैं वो 100 या 100 के नीचे होना चाहिए। जो 100 या 100 के ऊपर रहता है तो उसे हमें इसको प्री डायबिटिक या डायबिटिक हम कह सकते हैं। वैसी तरह से जब भी हम ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हम करवाते हैं तो साथ साथ में फास्टिंग इंसुलिन भी करवाना लेना चाहिए, क्योंकि फास्टिंग इंसुलिन करवाएंगे तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हम अच्छी तरह से वहां समझ सकेंगे। तो फास्टिंग इंसुलिन का पहले वैल्यू ले लेते हैं 2.5 से लेकर 6 तक ये फास्टिंग इंसुलिन हमारा रहना चाहिए। यदि जो हमारा 100 के ऊपर रहता है तो प्री डायबिटिक या डायबिटिक की कंडीशन कही जाती है। फास्टिंग इंसुलिन जो टाइप 2 डायबिटिक के अंदर 6 से ऊपर रहता है तो उसको डायबिटिक कहते हैं। यानी कि कई बार टाइप 2 डायबिटिक में जो नॉर्मल कंडीशन में जो इंसुलिन होना चाहिए उससे ज़्यादा इंसुलिन रहता है, और ज़्यादा इंसुलिन रहता है वो इंसुलिन रेजिस्ट होता है, जो अवरोधक इंसुलिन रहता है। तो आइए मैं आपको इसकी एक फॉर्मूला बताता हूं कि फास्टिंग या ये रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो आगे की स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है उसे जो हमें मापना है, तो मैं जो फास्टिंग ग्लूकोज जो हमारा आया है वो है, उसके साथ में फास्टिंग इंसुलिन को इंटू कर देना है और 405 से डिवाइड करना है।
और जो ये वैल्यू 0.5 से 1.4 तक आती है इसकी वैल्यू तो नॉर्मल रहता है, लेकिन 1.5 से 2.4 रहता है तो उसे मॉडरेट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, और 2.5 से अबव रहता है तो इंसुलिन रेजिस्ट होता है। तो अब ये इंसुलिन रेजिस्ट क्यों हो रहा है, इसके कारणों पे हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। कि जो भी हम खुराक खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसके बाद उसमें फैट रहता है, प्रोटीन्स रहता है और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह रहता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी जो रहता है। तो हमारी इंडियन कल्चर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक रहता है, तो जब खाना मेन कोर्स जो हमारा रहता है उसमें 80 से 85% हमारा कार्बोहाइड्रेट रहता है। कार्बोहाइड्रेट को हम इसे शुगर ही कह सकते हैं, उसको ग्लूकोज भी हम कह सकते हैं, मोनोसेकेराइड भी बहुत सारे लोग कहते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट रहता है हम खाना खाते हैं, ब्लड के अंदर आता है और ब्लड से सेल तक जाना चाहिए, वो जा नहीं पाता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से वो सेल तक नहीं पहुंचता है। तो हमने बताया है कि हमने जो ये रिवर्सल प्रोग्राम में बहुत सारे फेसेस बनाया है, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4 और फेस 5। और फेस 4 है हमने वो जीटीटी बताया है कि जीटीटी क्लियर, उसमें 75 ग्राम हम ग्लूकोज देते हैं डायबिटिक मरीज को, और वो भी इनका रिपोर्ट 100 के नीचे, 140 के नीचे और 100 के नीचे आता है तो उसे जीटीटी क्लियर कहते हैं। वो आगे की बात में हम बताते हैं। तो जो ये यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि ये, मैं तो ऐसे मेरे लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए ये ग्लूकोज रहता है वो इंटॉलरेंस हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज को हम सहन नहीं कर सकते। इसे सिंपली लैंग्वेज में बोले तो कार्बोहाइड्रेट की एलर्जी हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट की एलर्जी हो जाती है। सभी, किसी को डस्ट की भी एलर्जी रहती है, किसी को बैंगन की सब्जी की भी एलर्जी रहती है। तो एलर्जी रहती है तो हम क्या करते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं ना, हम उसका सेवन नहीं करते हैं। तो यहाँ डायबिटिक में क्योंकि इंटॉलरेंस है, ग्लूकोज को भार सहन करने में इंटॉलरेंस हो गया है, इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो खाना रहता है वो वहाँ मेन कल्प्रिट रहता है और उनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्ट होता है। तो जो हम आम आदमी रहते हैं करीबन दिन के अंदर 25 से 30 चम्मच शुगर खा रहे हैं। यस, बिल्कुल 25 से 30 चम्मच हम शुगर खा रहे हैं। वो कैसे? तो कि जो भी हम अनाज है हमारा, यानी कि आप हमें गेहूं ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, जौ ले लीजिए, ज्वार ले लीजिए, मिलेट ले लीजिए, कोई भी प्रकार के जो अनाज रहते हैं उसमें 80 से 85% तक कार्बोहाइड्रेट रहता है। यानी कि 80 से 85% उसके अंदर शुगर रहता है। और जो दालें वगैरह हम जो खाते हैं उसमें 60 to 65% उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर रहती है। अभी एक हाइपोथेटिकली एक कैलकुलेशंस के अंदर जाते हैं। सुबह में जब उठते हैं तो सुबह में भी हम कहीं पराठे ले लेते हैं, या हम ले लेते हैं भाखरी वगैरह ले लेते हैं, रोटी वगैरह खा लेते हैं। उसके बाद दोपहर में भी हमें रोटी भी खा ले लेते हैं, साथ साथ में राइस भी ले लेते हैं। उसके बाद रात को भी इसी तरह से हमारी चपाती के बगैर हमारा खाना खत्म नहीं होता है, चपाती और राइस से। तब मान लीजिए कि आप 2 रोटी सुबह में लेते हैं, 2 रोटी आप शाम को लेते हैं, 2 रोटी आप दोपहर को लेते हैं, यानी कि 6 रोटी हो जाती है पर डे की मान लीजिए आप लेते हैं। तो जो उनका जो रोटी की साइज जो रहती है, तो कई लोग कोई 20 ग्राम रहता है, कोई 30 ग्राम रहता है, और पराठे जो रहते हैं तो और ज्यादा होता है। तो मान लीजिए हम 20 ग्राम की हम एक रोटी, छोटी सी रोटी की हम कैलकुलेट करने जाए और 6 रोटी का, तो 20 जो हमने ग्राम की रोटी है वो हमने 6 ली है, तो 120 ग्राम यानी कि 120 ग्राम हमने ये अनाज लिया हुआ है। तो उसमें 80% हम निकालने जाए तो करीबन 86 या 85% ग्राम तक हमारा ग्लूकोज रहता है, शक्कर रहती है, और उसकी 1 चम्मच में 5 ग्राम ग्लूकोज रहती है। तो 85 में कितनी हुई शक्कर? करीबन
उसके अंदर 20 चम्मच शक्कर तो हम रोटियों से ही खा लेते हैं। और उसके बाद 1 कटोरी जो राइस रहता है तो 1 कटोरी राइस में भी 1 चम्मच शुगर रहती है। तो करीबन पर डे हम 30 से 35 टीस्पून ऑफ द शक्कर खा जाता है। और हमारे ब्लड के अंदर कितनी शक्कर होती है? तो आपने पहले ये देखा कि 100 mg पर डेसीलीटर, 100 mg पर डेसीलीटर, यानी कि ये नॉर्मल वैल्यू है। 100 mg पर डेसीलीटर, डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml, यानी कि 100 ml खून में 100 ग्राम शुगर होनी, मिलीग्राम शुगर होनी चाहिए। तो 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर में, लीटर 1000 मिलीलीटर यानी कि इक्विवेलेंट टू 1 लीटर, और 1000 मिलीग्राम इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम। जो कन्वर्ट करने जाए तो 1000 मिलीग्राम शुगर ये रहती है 1 लीटर हमारे ब्लड के अंदर। और हमारा जो बॉडी रहता है इसके अंदर हमारे 5 से 6 लीटर हमारा खून रहता है। तो 5 की हम एवरेज निकाले कि 5 लीटर हमारे शरीर के अंदर ब्लड रहता है। तो ये 100 mg उसको ग्राम में कन्वर्ट करने जाए तो 1 ग्राम होता है। तो यानी कि 1 ग्राम कितने में होता है? 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम 1 लीटर के अंदर रहता है। तो 5 लीटर में 5 ग्राम शुगर रहता है। 5 ग्राम शुगर यानी कि कितना हुआ? 1 टीस्पून। यानी कि हमारा ब्लड रहता है ओनली 1 टीस्पून ही भार सहन कर सकता है। जो 1 टीस्पून से ज्यादा हो गया तो हमारा जो ये रीडिंग है 100 वाला वो बढ़ते जाता है। और जब बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं डायबिटिक, हम कहते हैं। यानी कि खून के अंदर, हमारे बॉडी के खून के अंदर ओनली 1 ग्राम और 1 टीस्पून ऑफ द शुगर रहती है। और जो हमारे लीवर में जो रहती है वो करीबन 20 टीस्पून तक रहती है। यानी कि 100 ग्राम तक हमारे लीवर के अंदर शुगर रहती है। लेकिन वो शुगर रहती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर रहती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। जो हम एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसको एक ये ग्लूकोज बनता है, और ज्यादा ग्लूकोज रहता है तो हमारी बॉडी रहती है, लीवर रहता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जब भी हम फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं या शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, तब शरीर को जब ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो वो ऊर्जा हमारे शरीर जो ग्लाइकोजन्स के रूप के अंदर जो हमने स्टोर की हुई है उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और वो ग्लूकोज से हमें ताकत, हमें शक्ति मिलती है। और जो हमारे मसल्स में ज्यादा से ज्यादा 500 ग्राम तक, 500 ग्राम तक हमारे शुगर वहां स्टोर होती है मसल्स के अंदर। यानी कि वहां 100 स्पून ऑफ शुगर हमारे मसल्स में रहती है, यानी कि 1 स्पून ब्लड में रहता है, 10 चम्मच हमारी शुगर रहती है लीवर में रहती है, और 100 चम्मच शुगर हमारे ये मसल्स के अंदर हमारी स्टोर्स रहती है। तो हमने ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये फैक्ट एंड फिगर आपको सामने भी जो स्लाइड है उसमें बताया है। 2.5 के अबाव जो वैल्यू आती है, यानी फास्टिंग इंसुलिन को गुणाकार करते हैं फास्टिंग हमारा ब्लड शुगर से, और उनको डिवाइडेड करते हैं यानी कि भागाकार करते हैं 405 से, तो 0.5 से 1.4 तक आता है तो नॉर्मल है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्ट है। 1.5 से 2.4 आता है तो मॉडरेट रेजिस्टेंस है। मॉडरेट रेजिस्टेंस का मतलब कि अभी जो यहाँ पेशेंट्स ने, व्यक्ति ने ध्यान नहीं रखा, अपने आहार और विहार में ध्यान नहीं रखा, तो ये डायबिटिक होने का उनको 95% चांसेस रहता है। और उसके बाद दे कन्वर्टेड इनटू डायबिटिक, और जिसकी वैल्यू 2.5 से ज्यादा आती है तो उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और वहां टाइप 2 डायबिटिक कहते हैं, जिसे मधुमेह भी कहते हैं, प्रमेह कहते हैं, शुगर की बीमारी कहते हैं, ये सब कहते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्ट होने का कारण क्या है? इंसुलिन रेजिस्ट होने का कारण क्या है? यहां मैं बहुत ही एक दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पहले जब जो डायबिटिक पेशेंट्स को
हमारे आज से 10 साल 15 साल पहले किसी को डायबिटिक हो जाता था तो डॉक्टर कहते थे कि भाई 1 गिलास दूध आप पियो, क्योंकि उसमें आपको कैल्शियम मिल जाएगा, उसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा। आप हमें मीन्स के उसके बाद दही का सेवन के लिए भी कहते थे, अंडे का सेवन करने का भी कहते थे, नॉनवेज खाने का भी हमें बताते थे, क्योंकि वो लोग इसीलिए बताते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है। लेकिन अभी अभी जो रिसर्च हुआ है वो पहले ऐसा ही था कि इंसुलिन की कमी के वजह से, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन है, उनकी वजह से डायबिटिक होता है। या आज से 10-15 साल पहले वही सभी की मान्यताएं रहती थी। लेकिन जब डॉक्टर जेराल्ड रेगन ने 1998 के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च किया कि जो टाइप 2 डायबिटिक रहता है वो इंसुलिन की कमी से वजह से नहीं होता है, ये होता है इंसुलिन के रेजिस्ट होने की वजह से होता है। और तभी से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, डायबिटिक को ट्रीट करने का सिनेरियो चेंज हो गया। और आज अभी मीन्स और रिसर्च हुए उसमें पता चला कि जो मेन जो कल्प्रिट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो मॉडर्न साइंस के अंदर उसको ये इंसुलिन रेजिस्ट होने का 7 रीजन बताया है। तो ये 7 जो रीजन्स जो रहता है वो आज से 5000 साल पहले ये आयुर्वेद में बताया था। आयुर्वेद में चरक संहिता में प्रमेह नाम का एक अध्याय आता है, उसके अंदर जो अभी ये 7 रीजन बताए हैं, तो उसमें ये चरक संहिता में बताया है, देखा है, आस्या सुखम सपन सुखम दधिनी ग्राम्य कुदक अनुप्रसाहा पयासी नवान पान गुड वेकृतम कर्फ गुरुच सर्वम, ये सब रीजन से। तो आइए मैं एक एक को स्टेप बाय स्टेप आम लैंग्वेज में आप समझ सके वैसी तरह से मैं आपको बताता हूं। तो पहले तो क्या रहता है कि आस्या सुखम, तो मॉडर्न साइंस में क्या बताया है कि 4 हम खुराक की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, 2 एक्सरसाइज की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और एक रहता है वो स्ट्रेस की वजह से, जो हम स्ट्रेस होता है उनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्ट होता है। तो पहले खाने से पहले आयुर्वेद में बताया कि पहले तो 2 होता है, वो एक्सरसाइज की वजह से जो रहता है वो मैं आपको बताता हूं। तो मॉडर्न साइंस में क्या बताया है कि वहां बताया है कि लेक ऑफ मसल स्ट्रेंथ, यानी कि जिसका मसल्स कम रहता है और मसल्स में ताकत नहीं रहती है, इसकी वजह से भी क्यों ये इंसुलिन रेजिस्ट होता है, क्योंकि ज्यादातर जो खुराक जो मसल्स के हमारे टिश्यू के सेल्स रहते हैं उसको ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है। तो ज्यादा मसल्स रहेगा तो ज्यादा ग्लूकोज का पचन हो सकता है, और जो कम मसल्स रहेगा और वीकनेस मसल्स में रहेगी तो ग्लूकोज का पाचन नहीं हो पाएगा। इसीलिए इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं। इंसुलिन रेजिस्ट होता है तो शुगर को या ग्लूकोज को ब्लड से सेल तक नहीं पहुंचा पाता है, यानी कि जो सेल के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स रहते हैं, यानी कि ताला और चाबी का जैसे संबंध रहते हैं, यानी कि इंसुलिन को हम चाबी कह सकते हैं कि जो चाबी ताले में डालते हैं तो ताला खुल जाता है, तो वो ताला खुल जाता है तो घर भी ओपनली रहता है, वो खुल जाता है, तो ग्लूकोज ब्लड में रहता है, वो अंदर अपने रिसेप्टर से यानी कि दरवाजा से सेल के अंदर आ जाता है, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस रहता है, और सेल जो ग्लूकोज है उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है, और वहां क्रेब्स साइकिल होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, वहां उनका मेटाबोलाइज होता है, माइक्रो मेटाबोलाइज होता है, और वहां से हमें एटीपी एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट हमें शक्ति के रूप में मिलता है। तो आप देखिए आस्या सुखम यानी कि क्या रहता है कि एक्सेसिव स्लीप, ज्यादा नींद लेना। जो लोग ज्यादा नींद लेते हैं एक्सेसिव स्लीप में, यानी कि इट इज एक्सरसाइज रिलेटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ज्यादा नींद लेते हैं, कोई भी प्रकार के शरीर को कष्ट नहीं देते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई योगासन नहीं करते, कुछ नहीं करते, आस्या सुखम शांति से सुखी यानी कि सोते रहते हैं, ऐसे लोगों में मसल्स वीकनेस होती है और मसल्स कम होता है। तो ये आस्या सुखम और आज का मॉडर्न साइंस में जो बताया लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथ, ये हो गया। उसके बाद हम जाते हैं सपन सुखम को सेडेटरी लाइफस्टाइल,
आप बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे कि भाई डायबिटीज है वो सेडेटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी होती है। तो सपना सुखम यानी कि ये सेडेटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से होती है। और सेडेटरी लाइफस्टाइल जब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तब स्टेगनेंटेड लिम्फ हो जाता है, यानी कि लोही का खून का इनका गट एकदम वहां हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसको खून को बोलते हैं, जो गट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं। कि जब हमारे हार्ट से खून है निकलता है तो आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज तो हर एक हमारे अवयव तक जाता है और वापस में लाता है, जो खून लाता है वो वेन्स यानी कि वो जाता है धमनियों से, शिरा से वापस आता है। लेकिन जो 100% जो लोही हमारे शरीर तक जाता है तो 100% वापिस ब्लड हमारे हृदय तक हमारा नहीं पहुंचता है। बाकी के 2% तो 10% तक जो लोही रहते हैं वो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चला जाता है और वहां स्टेगनेंट होता है, यानी कि गट्ठा होता है, यानी कि वहां रुक जाना हो जाता है, वहां खून रुक जाता है। इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्ट होता है, यानी कि ये 2 एक्सरसाइज की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ये 5000 साल पहले बताया आसिया सुखम और सपना सुखम, और मॉडर्न साइंस अभी जो कह रहे हैं वो स्टेगनेंटेड लिम्फ की वजह से ये रहता है। उसके बाद जो हम आता है कि 4 हमारे खान पान की वजह से होता है, यानी कि जो हम खुराक लेते हैं उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्ट होता है। तो उसमें पहला जो बताया है कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, यानी कि IGF मॉलिक्यूल्स, जो IGF मॉलिक्यूल्स रहता है वो मिल्क यानी कि दूध, और दूध की बनावटें जितनी रहती है उसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रहता है। और ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या है? ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रहता है ये हमारे सेल्स रहते हैं, वहां जो रिसेप्टर्स रहते हैं और रिसेप्टर पे जाके चिपक जाते हैं। यानी कि जैसे कि हम जो चूइंग गम रहता है, चूइंग गम को हम चू करके उसके बाद जो हमारा ताला रहता है, ताला में हम लगा देते हैं, तो उसके बाद हम चाबी डालते हैं तो वो ताला खुलता नहीं है, यानी कि रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, ओपन होने का, सेल में रिसेप्टर ओपन होने का रास्ता बंद कर देते हैं। और वो करते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है यानी कि वो ग्रोथ फैक्टर है, यानी कि दूध के अंदर IGF मॉलिक्यूल्स रहता है, दूध मिल्क और मिल्क डेरिवेटेड, यानी कि ये मिल्क की मैं बात कर रहा हूं, ये एनिमल मिल्क की मैं बात कर रहा हूं। जो हमारा वेजिस मिल्क रहता है, यानी कि कोकोनट मिल्क रहता है, आलमंड मिल्क रहता है, कैश्यूनट मिल्क रहता है, हमारा पीनट मिल्क रहता है, जो हम घर पे बनाते हैं, उसमें IGF मॉलिक्यूल्स नहीं रहते हैं। इसीलिए जो भी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं उसको दूध और दूध की बनावट चीज़ों थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और ये बात हमने जो हमारे अनुभव से हमने जो सीखा हुआ है कि ये ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी भर के लिए आपको ये दूध वगैरह वो बंद करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि साहब दूध की महिमा तो हमारे जो शास्त्रों में बहुत बड़ी बताई है, दूध दही मक्खन वगैरह की, तो हमारे गीता में हमारे भगवान श्री कृष्ण जी है वो तो मक्खन खाते थे, दूध पीते थे, और दूध के तो बहुत बड़ी महिमा रहती है। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है, दूध की बहुत ही अच्छी महिमा रहती है, यानी कि दूध से बहुत सारा कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन भी हमें मिलता है, दूध की महिमा है। लेकिन पहली 2 बात मैंने आपको बताई वो आपको पता है? क्योंकि क्या मैंने बताया आसिया सुखम और सपना सुखम। उनको जो लोग सोते रहते हैं, कोई कोई कष्ट शरीर को नहीं देते हैं, कोई कष्ट नहीं देते हैं, और खान खा रहे हैं, दूध और दूध की मिलावटें मिठाई वगैरह खा रहे हैं, उनको इंसुलिन रेजिस्ट होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ जो शेफड़ भरवाड़ लोग रहते हैं, दूसरे जो पशुपालक लोग रहते हैं, जो हमारे किसान रहते हैं, वो पीते हैं, दूध पीते हैं। मैंने देखा है
5-5 लीटर तक दूध पीते हैं, लेकिन वो आसिया सुखम और सपना सुखम उनका नहीं रहता है। शरीर को इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं, सुबह से लेके शाम तक शारीरिक श्रम रहता है, खेती का कार्य करते हैं, हरेक मसल्स को, शरीर के हरेक मसल्स को और हरेक सेल को बहुत ही वो एक्टिवेट रखते हैं, और जो भी दूध पीते उनका मेटाबोलाइज हो जाता है, उनका पाचन हो जाता है। इसीलिए वो लोग, भगवान श्री कृष्ण के भी लाइफस्टाइल देखो, एक सेकंड भी शांति से कहीं भी नहीं बैठते थे, शांति से बैठते होंगे तो उनका विचार तो चलता ही रहता होगा, यानी कि उनको सोर्स ऊर्जा चाहिए थी, और ऊर्जा कहां से मिलती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट से और मिल्क डेरिवेटेड प्रोडक्ट्स है, तो वहां से। लेकिन ये होना चाहिए कि हमें सेडेटरी लाइफस्टाइल को त्यागना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो दूध भी हम पी सकते हैं। लेकिन जो हमारा रिवर्सल जो प्रोग्राम है, उसके अंदर हम हमारे जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको पहले 2-3 महीने के लिए हम कहते हैं कि भाई आप दूध और दूध की बनावटें रहती है, आप थोड़ा सा उनको बंद कर दीजिए। उसके बाद जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा, आपका HbA1c रहता है वो आपका 5.8 के नीचे आ जाएगा, आप GTT क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपकी जो पुरानी जो लाइफस्टाइल थी वो धीरे 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 हम वापस में लाते हैं। तो ये हो गया दधिनी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। जो 4 रीजन जो खाने का मॉडर्न साइंस में अभी बताया है, उसमें पहला रीजन है एसिड, है ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। उसके बाद आता है एसिड एंड इंफ्लामेशन, या इंफ्लामेशन यानी कि सूजन, एसिड यानी कि पित्त, और हमारे बॉडी के अंदर जो ज्यादा पित्त हो जाता है और सूजन आ जाता है, तो सूजन आ जाता है तो हमारे सेल्स की जो सरफेस रहती है वो सूज जाती है, यानी कि इंफ्लामेशन आ जाता है। यानी कि अब देखो, जब ये अभी मौसम हमारा चल रहा है, रेनी सीजन चल रही है, हमारा बारिश का मौसम चल रहा है, तो ये बारिश के मौसम में जो हमारी खिड़कियां वगैरह रहती है वो वुडन की रहती है, तो बंद करने के लिए बहुत थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ता है, क्योंकि वो वहां से इम्प्लांट हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इसलिए बारी को खोलना बंद करना मुश्किल हो जाता है। सेम ऐसी तरह से हमारे सेल्स के अंदर जो सरफेस रहती है वो सूजन आ जाती है, और वो सूजन किसकी वजह से आती है? जो हमारे शरीर के अंदर एसिड रहता है, एसिड की वजह से आती है। तो और ये एसिड, ज्यादा एसिड कहां से आता है? तो कि मीट, जो भी हम नॉनवेज खाते हैं, मछली खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, क्योंकि वो हमारा जो बनाने का तरीका, उसमें भी बहुत सारी स्पाइसेस वगैरह रहती है, उसकी वजह से हमारा एसिड का लेवल है बढ़ता है, और एसिड की वजह से हमारा इन्फ्लामेशन होता है, तो सरफेस सेल की हमारी वो इम्प्लांट हो जाती है, और इम्प्लांट हो जाती है तो उसके बाद जो ग्लूकोज को अंदर जाना है, वो रिसेप्टर रहता है, वो ब्लॉक रहता है और बंद हो जाता है, और उसकी वजह से ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ग्राम्यक उदक अनुपर रसाहा, एसिड एंड इंफ्लामेशन पहला हो गया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, दूसरा हो गया एसिड एंड इंफ्लामेशन। अभी आया ना 85, मैंने बताया था ना, दूध के ये दही में यानी कि IGF मॉलिक्यूल्स रहता है, तो ये मिल्क भी बता दिया है, यानी कि चरक ने अभी बोलते हैं कि मिल्क एंड मिल्क डेरिवेटेड प्रोडक्ट डायबिटिक वाले को नहीं खाना चाहिए। लेकिन आचार्य चरक ने आज से 5000 साल पहले 85 यानी कि मिल्क, और मिल्क प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? दही भी होता है, मक्खन भी होता है, ये भी चीज चरक ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। तो ये भी यहां भी 85 यानी कि दूध, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर यानी कि डाइटेट रिलेटेड इंसुलिन रेजिस्ट, ये 85 की वजह से भी इंसुलिन रेजिस्ट होता है। नवान पानम यानी कि फ्रेशली हार्वेस्टेड फूड जो रहता है, उसके अंदर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, यानी कि पहले मुझे याद है मेरे घर में भी हम जो पूरे साल का हम अनाज हम स्टोर करते थे, तो हम पूरा स्टोर करते थे, उसके बाद 1-2 महीने के बाद हम उनका
हमारे खान पान में उनका यूज करते थे। हम चावल भी रहता है उसको भी हम स्टोर करते थे, गेहूं को भी हम स्टोर करते थे, यानी कि वो हम स्टोर करके उसके बाद 2, 3, 4, 5 महीना हो जाता है, उसके बाद उसको यूज करते थे। लेकिन जो फ्रेशली हार्वेस्टेड जो रहता है, जो स्टार्च युक्त हमारे अनाज रहती है, हमारे फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, यानी कि जो बटाका हो गया, ये स्वीट पोटैटो हो गया, ये रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो ये रीजन एक्स्ट्रा हमारे चरक ने बताया है। अभी जो रीजन जो बताया, पहला इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, दूसरा जो बताया एसिड एंड इन्फ्लामेशन, अभी ये रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी बताया है। लेकिन उसमें अभी मॉडर्न साइंस में ये तो सबको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से रहता है, लेकिन ये नवान पानम, नया अन्न, गुड वेकृतम, यानी कि स्वीट, ज्यादातर उसी टाइम पे क्या ज्यादा से ज्यादा जो स्वीट हमारी है वो जगरी की प्रिपरेशंस रहती थी, कि गुड़ से, उसी टाइम चीनी नहीं थी तो गुड़ की प्रिपरेशन से हम हमारी मिठाई सब बनाते हैं। तो ज्यादा गुड़ का जो सेवन ज्यादा करते हैं उनको, उनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्ट होता है। और इन लोगों को ही होता है जो आसिया सुखम और सपना सुखम सेवन करते हैं, यानी कि सेडेटरी जो लाइफस्टाइल उनकी रहती है और मसल्स वीकनेस और मसल्स स्ट्रेंथ नहीं रहता है, वो लोग ऐसे लोग रहते हैं और ये ऐसा सेवन करेंगे। मैंने बताया वो आसिया सुखम सपना सुखम के बंधन के जो दही का सेवन करके, दूध का सेवन करते, मीट ज्यादा खाते हैं, नया अन्न खाते हैं, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का चांसेस 98% रहता है। लेकिन जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उनको चांसेस बहुत ही कम रहता है। और उसके बाद एक सब अल्टीमेट बता दिया कि जिस चीज के खाने से हमें कफ एग्रीवेटेड ज्यादा रहता है, कफ ज्यादा होता है, कोई भी चीज ले लीजिए कि जिससे कफ ज्यादा होता है, तो यानी कि कफ का वाला ज्यादा करने वाला क्या रहता है, तो कि एक्सेसिव फैट, यानी कि फैट, चर्बी युक्त जो खाना रहता है उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्ट होता है। क्योंकि जो चर्बी रहती है तो चर्बी भी हमारे रिसेप्टर के अंदर वहां चली जाती है और वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। तो इसीलिए हमारे एक्सेसिव फैट है और वो कफकृच सर्वम, यानी कि कफ का जो उनका जो ये और उनका रिलेशन है कफ का और फैट का, वो दोनों का गुण रहता है, वो साम्य रहता है। इसीलिए जो फैट युक्त ज्यादा हम खाना खाते हैं तो हमें कफ शरीर के अंदर ज्यादा बनता है और वो कफ रहता है हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और उनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्ट होता है। तो ये मैंने आपको बताए हमारे ये इंसुलिन रेजिस्ट होने का कारण मैंने बताया। तो मेन जो कल्प्रिट है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, फिर से बताता हूं, इंसुलिन का कार्य एक ट्रांसपोर्टेशन का तरह रहता है और चाबी और ताला के रिलेशंस के बराबर रहता है। जो ग्लूकोज जो रहता है वो ब्लड के अंदर से उनको सेल तक पहुंचाने का काम करता है, वो इंसुलिन करता है। लेकिन जब ग्लूकोज को ब्लड से सेल तक नहीं पहुंचा सकता है या रिसेप्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या चाबी उनके ताला में नहीं लगती है, तब जो ग्लूकोज रहता है वो ब्लड में ही रहते हैं और जब भी हम रीडिंग लेते हैं तभी हमें 150 से ऊपर, 100 के ऊपर फास्टिंग का जो रहता है वो हमें दिखाई देता है। तो हमने क्या बनाया है प्रोटोकॉल? हमने प्रोटोकॉल बनाया हुआ है आहार, विहार और औषध, यानी कि जो ये इंसुलिन रेजिस्ट है उसको रेजिस्टेंस उसको कम करने का हमने प्रोटोकॉल बनाया है कि आहार, विहार और औषध। तो हमें सुबह में उठ के क्या करना चाहिए? तो सुबह में उठ के जो भी हमारा जो डाइट, पहले डाइट के ऊपर हम आ जाते हैं, तो हमारी जो सुबह का नाश्ता भी क्या, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो भी हमारा कोई भी प्रकार का अनाज नहीं होना चाहिए सुबह में एटलीस्ट। तो सुबह में हम बोल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं, ग्रीनी लीफ बॉइल्ड वेजिटेबल की बात कर रहा हूं। उसमें कई लोग मुझे कहते हैं साहब उसमें भी हम पोटैटो डाल सकते हैं, स्वीट पोटैटो डाल सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं, वो स्वीट पोटैटो और अनाज यानी कि गेहूं की रोटी वगैरह जब खा रहे हो दोनों एक ही रहते हैं, क्योंकि पोटैटो के अंदर संपूर्ण स्टार्च रहता है। स्टार्च को ही कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो पोटैटो वगैरह नहीं, लेकिन जो ग्रीन चीज है, ग्रीन चीज वो ज्यादा लेनी चाहिए। तो सुबह का जो नाश्ता जो रहता है
तो पहले हम यहाँ भी हम रिवर्सल में एडवाइस देते हैं कि पहले खाना खाने से पहले आप थोड़ा सा हम सलाद लीजिए, यानी कि थोड़ा सा 200 से 300 ग्राम तक आप सलाद लीजिए, उसके बाद आपका मेन कोर्स है वो शुरू कीजिए। लेकिन जो सुबह में कोई भी जो अनाज हमें त्यागना है, वो भी 2, 3, 4 महीने तक हमें अनाज त्यागना है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी रेसिपीज रहती है कि सुबह में, कि एक तो सलाद हो गया, स्प्राउट हो गया, यानी कि मूंग स्प्राउट हो गया, जो फनगावेल जो बोलते हैं ना, जो चना हो गया, 1 कटोरी चना ले लिया या मूंग ले लिया, सलाद ले लिया, और छिल्ला वगैरह रहता है, बेसन का छिल्ला भी होता है, मूंग का छिल्ला भी होता है, मूंग की इडली भी बनती है, मिलेट के हम डोसा भी बना सकते हैं, और चना के भी हम इडली बना सकते हैं, यानी कि सब दालें जो रहती है वो दाल हमें लेनी चाहिए। यानी या दाल का आटा बना के उसका ये खीरू बना के हम इडली डोसा भी खा सकते हैं, और उनकी छिल्ला बना के भी थोड़ी कम मात्रा में ऑर्गेनिक ऑयल के साथ हम ले सकते हैं। तो वो 20% आपने 25% मान लीजिए कि आपने ले लिया, सलाद ले लिया, 25% स्प्राउटेड आपने दाल वगैरह कोई ले ली, और दाल के लोट का यानी कि उनके बेसन्स का अपना छिल्ला ले लिया, यानी कि छिल्ला यानी कि गुजराती में पुडला बोलते हैं, हिंदी में छिल्ला बोलते हैं। तो ये उसके बाद उनकी इडली या डोसा भी हम बना दे सकते हैं, लेकिन उनका एपिसोड हम एक अलग से करेंगे। और बाद में लंच है, वो भी ये 25-25 फॉर्मूला भी अच्छा है। और पहले खाने से पहले एक पूरा डिश 300 ग्राम का सलाद, वो भी फॉर्मूला अच्छा है। लेकिन जो फॉर्मूला आपको आपकी लाइफस्टाइल से अच्छा लगे तो ऐसे ही करो कि 25% जो लंच रहता है उसमें सलाद रखो, यानी कि 1 बड़ी कटोरी हो गई सलाद की। एक हो गया ग्रीनी लीफ वेजिटेबल, यानी कि जो ग्रीन जो रहता है, हरे पत्तियों की सब्जियां, हरा चीज रहती है, उनकी सब्जी एक होनी चाहिए। और 1 रोटी यानी कि 1 फुल्का रोटी और 1 कप हमारा दाल होनी चाहिए। यानी कि ये बैलेंस डाइट हो जाती है कि दाल के अंदर हमें मिल जाता है संपूर्ण रूप में जो हमें प्रोटीन्स चाहिए, वो दाल के अंदर हमें मिल जाता है। ग्रीनी लीफ वेजिटेबल्स के अंदर और सलाड्स के अंदर हमें फाइबर्स वगैरह मिल जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह मिल जाता है। और जो हमारी आदतें पड़ी हुई है, क्योंकि हमारा एक कंफर्ट जोन का एक फूड रहता है। हमारा कंफर्ट जोन क्या है? हमें नॉर्थ में और ये सेंट्रल में, वेस्ट में हम देखें तो हमारे चपाटी ज्यादा रहती है, और साउथ में जाओ तो वहां ज्यादातर राइस रहता है। तो ये दोनों अनाज ही है, तो उसमें 80% से ज्यादा तो शक्कर है। 100 ग्राम हम खाते हैं, 100 ग्राम मान लीजिए कि अनाज या राइस लेते हैं, तो हमें 80% तो शुगर ही हमें मिल जाती है। तो कि ये हमारा हो जाता है कंफर्ट जोन वाला फूड हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ के वो तो हम छूट ही नहीं सकती है, और हम छुड़वाना चाहते भी नहीं है। तो आप यहाँ 1 रोटी भी आप ले सकते हो 25 ग्राम, यानी कि 30 ग्राम की 25 से 30 ग्राम की 1 रोटी इसके साथ ले सकते हो। लेकिन जब दूसरी रोटी खाने की इच्छा हो जाए तो ये रिपीट करना पड़ेगा, जो सलाद भी रिपीट करना पड़ेगा। 1 कटोरी सलाद, 1 कटोरी ग्रीनी लीफ, 1 कटोरी हो गया दाल, और 1 फुल्का ले लिया। दो रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन तो 2 कटोरी सलाद लेना पड़ेगा, 2 कटोरी ग्रीन लीफ वेजिटेबल लेना पड़ेगा, 2 कटोरी दाल लेना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया डाइट। वैसी तरह से ये लंच में और डिनर में भी आप ले सकते हो। डिनर में जो आप रोटी नहीं खाना है तो आप ब्राउन राइस वगैरह रहता है तो ब्राउन राइस ले सकते हो, ब्राउन राइस की खिचड़ी आप बना सकते हैं। ये डाइट के बारे में हो गया। अब एक्सरसाइज है, तो सुबह में उठ के जो डायबिटिक मरीज है उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक पहले वॉकिंग करना है। उसके बाद वार्म अप एक्सरसाइज, जो स्टेगनेटेड लिम्फ मैंने जो आपको बताया था ना, वो ये वार्म अप एक्सरसाइज से रहता है। और एंटी ग्रेविटी जो एक्सरसाइज रहती है, यानी कि स्टेप को पगथिया चढ़ना उतरना, क्लाइंबिंग, स्टेप क्लाइंबिंग कहते हैं ना, 10-20 जितना जो स्टेप रहता है, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, वो खाली मात्र 10 मिनट तक करोगे तो आपके मसल्स के अंदर ये जो एक्सरसाइज रहेगी वो एरोबिक रहेगी। क्योंकि एरोबिक और एनएरोबिक का मतलब क्या होता है? एरोबिक एक्सरसाइज उसे कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन रहता है, यानी कि जो हम सिंपली वॉक करते हैं, चलते हैं,
वो एरोबिक एक्सरसाइज भी। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक के अंदर या टाइप 1 डायबिटिक के मरीज को एन एरोबिक एक्सरसाइज बहुत ही फायदा देती है, क्योंकि एन एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर ऑक्सीजन का यूटिलिटी नहीं रहती, और जहां ऑक्सीजन की यूटिलिटी नहीं रहती है तो वहां एक्सपांस होता है, तो उनके मसल्स का मास रहता है, इनके जो हाथों का, पैरों का, चेस्ट का मसल से मसल्स उनको बढ़ता है, और जब मसल्स बढ़ता है तो मसल्स को और खाना चाहिए होता है, तो मसल्स बोलेंगे ग्लूकोज दो, हमें ग्लूकोज चाहिए, हमें खाना चाहिए। तो जो आपके ब्लड के अंदर एक्सेसिव जो शुगर है वो पूरे के पूरा मसल्स के अंदर आ जाएगी और मसल्स उनका यूटिलाइज कर लेंगे। तो सिंपली अभी फेस 1 के अंदर है तो आप सिंपली इतना ही हमें एक्सरसाइज करना है, 10 से 20 मिनट तक हमें चलना है, वार्म अप करना है, पुटिंग करना है। वो एक्सरसाइज हम आपको अलग से एक वीडियो में बना के आपको दे दूंगा कि उसमें कौन सी 3 एक्सरसाइज करनी है, वो आप देख सकते हो। ये एक्सरसाइज आप यूट्यूब पे डालोगे तो सूर्य नमस्कार है, आप 3 सूर्य नमस्कार से भी शुरू कर सकते हैं। पहले 3 किया, उसके बाद एक बढ़ाते रहिए। हमें कम से कम 11 सूर्य नमस्कार करना चाहिए टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को। और स्टेयर क्लाइंबिंग 10 मिनट तक इसी तरह से ये स्टेप चल रहे हैं और उतर रहे हैं, और ज्यादा मत रखना, 25-30 स्टेप मत रखना, 10-15 ही रखना। 10 से 15 हमने चढ़ गए, उसके बाद उतर गए, चढ़ गए, उतर गए। ये एन एरोबिक एक्सरसाइज ये रहेगी। और ये एक्सरसाइज जो है इन एरोबिक वो सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फायदेमंद रहते हैं। यानी कि 10 से 11 सूर्य नमस्कार किया, स्टेप क्लाइंबिंग किया, और 10-15 मिनट आपने चल दिया। करीब 45 मिनट आप आपकी जिंदगी का दीजिए, 45 मिनट आप जिंदगी का देंगे। और जो हमने डाइट यहां बताया हुआ है उनका आप अच्छी तरह से पालन करेंगे तो मेजोरिटी 90% लोगों को शुगर जो रहता है धीरे धीरे उनको कंट्रोल में आ जाता है, और एक दिन ऐसा आता है को डायबिटीज से मुक्ति पा लेते हैं। और मैंने आहार और ये विहार हो गया, उसके बाद आता है हमारा औषध। तो बेन हमारे जो औषध हमने की है वो बायोबिटिक हमारा सिरप है, बायोबिटिक हमारा क्रश पाउडर है, और बायोबिटिक हमारे टैबलेट है। तो जो ये औषध है चरक संहिता के अंदर जो मैंने उनके कारण बताए, निदान बताया मैंने, आस्या सुखम, स्वप्न सुखम, दधिनी ग्राम्योदक, तो वहां ट्रीटमेंट भी बताई गई हुई है। तो उसमें से चुनिंदे हुए हब को हमने सिलेक्ट किया, बहुत ही क्लिनिकली स्टडी किया, और ये जो हमारे तीनों प्रोडक्ट का कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन से वो इंसुलिन को रेजिस्ट, उनको सेंसिटिव बनाने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। यानी कि इंसुलिन जो रेजिस्ट हो गया है उनको सेंसिटिव करते हैं। तो जो हमारा सिरप रहता है वो क्या है, हमें ब्रश करके सुबह में 1, 2 और 3 15 ml यानी कि 3 चम्मच हमें बायोबिटिक हमें सिरप लेना है, उसके अंदर पानी डालना है, थोड़ा सा वार्म रहेगा तो अच्छा रहेगा, शांति से पी लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं साहब हम तुलसी कुरकुमिन इसमें यूज कर सकते हैं, और कर रहे होंगे, हाँ कर सकते हैं। अल्का प्योर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी के जो पाचन तंत्र के अंदर हमारी एक ही जगह लोकेशन है कि जहां एसिड रहता है, बाकी सभी जगह पे जो हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रहता है वो अल्कलाइन मीडिया में ही होता है। यानी कि हमारे सेलाव्या से लेके हमारे इसोफेगस जो अन्नड़ी रहती है, उसके बाद स्टमक आता है जिसे जठर बोलते हैं, जठर में ही उनकी pH 2.5 यानी कि क्यों हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां जठर में बनता है तो वो वहां एसिडिक होता है। उसके बाद फिर से वो डिओडेनम यानी कि छोटी आंत में हमारा खुराक आता है, तो लीवर में जो वहां से बाइल एंजाइम्स आता है, यानी कि बाइल आता है, वो बाइल आता है, वो फिर से जो 2.5 pH था हमारा स्टमक में, वो फिर से 7.8 pH तक और अप टू 8.5 pH तक ले जाते हैं, क्योंकि बाइल एंजाइम्स आते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं। तो हमारे बॉडी है वो मेजोरिटी है हमारी अल्कलाइन मीडिया में ही हमारी बनी हुई है। तो अल्का प्योर भी आप यूज कर सकते हैं उनको अच्छी तरह से। तो और साथ साथ में अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया
कि उसके अंदर हमारा ये बायोबिटिक जो क्रश पाउडर है वो भी आधा चम्मच डाली, यानी कि बायोबिटिक सिरप हो गया, उसके अंदर तुलसी कुरकुबिन भी उसने 5 से 10 ड्रॉप डाला, अल्का प्योर 5 से 10 ड्रॉप डाला, और बायोबिटिक क्रश पाउडर वो भी आधा चम्मच डाली। एकदम हिला के पी जाना है आपको सुबह में। हमारा ये डोज सुबह का रहता है। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद आप कुछ भी आपका भोजन कर सकते हैं, और सुबह का भोजन भी 25% सलाद, 25% स्प्राउट और 50% ये दाल वाला आपको ये बेसन वगैरह, इडली डोसा वगैरह लेना है। और उसके बाद दोपहर में पहले हमें लेना है, हमें बायोबिटिक क्रश पाउडर लेना है, 1 चम्मच ले लिया, पानी डाल दिया, पी लिए आप। और उसके बाद आपका जो मेन कोर्स रहता है उसके ऊपर आपको स्टार्ट करना है। और उसके बाद जो 200 के ऊपर जो ज्यादा शुगर है तो 2 टैबलेट लेना है, 2 गोलियां बायोबिटिक की लेनी है। सेम ऐसी तरह से रात को भी लेना है, बायोबिटिक क्रश पाउडर लेना है और बायोबिटिक हमारी टैबलेट हमारी लेनी है। तो इससे हमारा जो इंसुलिन से हम प्रोटोकॉल को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, डाइट, एक्सरसाइज एंड हमारी औषध, तीनों का हम ध्यान रखेंगे तो हमने बहुत ही जो हमारी ये डायबिटिक की जो ये जर्नी है उसमें हमने बहुत ही रिजल्ट प्राप्त किए हैं। तो आइए, तो ये जो लोगों डायबिटीज से मुक्त हो गए हैं, यानी कि उन्होंने डायबिटिक को कहीं किलोमीटर तक दूर भगा दिया है, अभी जाके अपना जो भी मनपसंद जो खुराक था, उनको जो इच्छा थी वो सब कुछ खा रहे। तो आइए तो अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा इंस्पिरेशंस ले लेते हैं, कितने लोगों ने जीटीटी क्लियर किया। 1-4 को अभी ये जीटीटी क्लियर किया है शर्मा प्रसाद ने। उसका 1 आवर के पास जो उनका प्लाज्मा ग्लूकोज है 119, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद 2 आवर के बाद 106 और 3 आवर के बाद 90 mg/dl, यानी कि 100 ml ब्लड के अंदर 90 मिलीग्राम शुगरी है, यानी कि उनकी जो नॉर्मल मात्रा है ये पोस्टपेंडियल होता है। जीटीटी पोस्टपेंडियल उसको कह सकते हैं कि भाई 75 ग्राम यानी कि 75 ग्राम, 15 चम्मच रो ग्लूकोज, यानी कि जो ग्लूकोज रहता है, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो मोनोसेकेराइड रहता है, डाइसेकेराइड रहता है और ओलिगोसेकेराइड रहता है और पॉलीसेकेराइड होता है। मोनो यानी कि जो खाना खाते हैं उनको मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट होना ही है, तो हम मोनोसेकेराइड को ही खिला देते हैं। आप समझ लो कि जो शरीर को कोई उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ग्लूकोज को, ग्लूकोज लिया सीधे सीधा अन्नड़ी से हमारे स्टमक में आया, स्टमक में कोई भी प्रकार का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो हमारे आंत में आता है, आंतों से हमारा एब्जॉर्ब होता है और वो कंप्लीटली मोनोसेकेराइड फॉर्म ही है। यानी कि ग्लूकोज ले लिया, अभी चीनी भी देते हैं तो चीनी में भी वो मोनोसेकेराइड नहीं होता, वो डाइसेकेराइड रहता है, तो उनको डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होना रहता है। और उसके ऊपर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी सिंपली मैंने आप बता देता। तो ग्लूकोज देते हैं 15 चम्मच ग्लूकोज, उसके बाद का ये रिपोर्ट है। तो वहां जो पोस्टपेंडियल में 150 से नीचे आता है तब तक ये नॉर्मल रिपोर्ट रहता है, लेकिन अभी ये एब्सोल्युटली कंप्लीटली उनका क्योर हो गया है, यानी कि एक साथ शुगर एब्जॉर्ब होती है, राइट। तो ये शर्मा प्रसाद हो गए। उसके बाद आता है किरोड़ चंद्र महातो, उसका भी जो जीटीटी स्कोर है 130 mg/dl डेसीलीटर है और 2 आवर के बाद 82 mg ये डेसीलीटर हो गया है। ये इंटरेस्टिंगली है, आप जो भी अभी ये वॉच वीडियो कर रहे हैं ये शेयर करना। ये हमने जीटीटी के हमारा जो लास्ट स्टेज रहती है, जो डायबिटिक मरीज का एक सपना रहता है कि जिंदगी में कभी हमें मिठाई खाने का भी मौका आए तो जिंदगी एकदम खुशनुमा जैसी हो जाएगी। तो हम लोगों उन जो डायबिटिक मरीज रहते हैं उनको ये मौका देते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा टाइम भी हम लाएंगे कि जहां आपकी जिंदगी मिठास रूप हो जाएगी, स्वीट आपकी जिंदगी हो गई जाएगी। तो किरोड़ चंद्रा महातो का भी अभी ये नए जो पेशेंट्स है, इससे पहले तो बहुत सारे हैं लेकिन ये नए लोगों का मैं आपको बता रहा हूं। राम कुबेर गुप्ता जी है, राम कुबेर गुप्ता जी का 1 प्लाज्मा आया 156, वो भी नॉर्मली कहते हैं। 2 आवर का 98 है और 3 आवर का 81 है। उसके बाद हम आता है जीटीटी एस सुब्बामा, उसका है
1 आवर का जो रहता है वो 139 है, यानी कि 139 एब्सोल्युटली उनका भी क्लियर जीटीटी उन्होंने क्लियर किया है। उसके बाद है अरविंद जोसेफ्स का 1.5 आवर का है 131 mg पर डीएल। उसके बाद 1 आवर का 95 और 1.5 डेढ़ घंटे का 63 और 2 घंटे का 98। अभी यहां मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंगली ये बात बताना चाहता हूं कि देखो 1.5 घंटे में, आप ये स्लाइड रखो देवसी भाई, 1.5 घंटे में 63 है, ठीक है, तो आधा घंटे के बाद ही ये 98 क्यों हो गया? आपको माइंड में क्वेश्चन आया कि ये पहले 131 था, चलो वो तो कमी होता जाता है क्योंकि जब समय जाता है तब उनको इंसुलिन को काम करने का भी टाइम मिलता है और हम ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसाने का भी टाइम रहता है। तो 131 हो गया, 95 हो गया, 63 हो गया और 98 हो गया। और 98 क्यों बढ़ा? क्योंकि ये 63 है, 70 के नीचे जब आता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिया की जो सिचुएशंस रहती है ना, वो बहुत ही, ये हाइपर से ज्यादा हाइपो की बहुत ही सिचुएशंस खराब रहती है। तो इसीलिए जब 763 हो गया तो उनकी बॉडी में, अरविंद जोसेफ जी की बॉडी के अंदर एक ब्रेन से एक मैसेज गया होगा कि भाई खून के अंदर शक्कर की मात्रा बहुत कम हो रही है, तो जल्दी जल्दी शक्कर दीजिए। तो वो शक्कर अरविंद जोसेफ जी खाना तो नहीं खाया क्योंकि उनको रिपोर्ट करवाना था। तो वो शक्कर जो ब्रेन से सिग्नल आता है, तो जो लीवर के अंदर जो स्टोरेज के रूप में मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोजन्स के रूप में स्टोरेज होती है, 100 ग्राम तक 20 चम्मच शक्कर 100 ग्राम तक वो स्टोर रहती है। और मसल्स में 500 ग्राम यानी कि 100 टीस्पून शुगर रहती है, वो मसल्स में स्टोर रहती है। तो ये जो रहती है, तो ग्लूकागोन नाम का जो हार्मोन्स रहता है, ये ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट कर दिया और ये नॉर्मल वैल्यू लेके आए। गॉट इट माय पॉइंट? तो हमारा जो ये रिवर्सल जो प्रोग्राम है वो यहां भी काम करता है, ग्लूकागोन में भी काम करता है, यानी कि जो स्टोरेज ग्लूकोज है उसको वहां नॉर्मल कंडीशन में ला दिया, इसीलिए 98 हो गया। लेकिन हमें हाइपो में बहुत ही ध्यान रखना है, ये 63 है, एक डेंजरस फिगर है 73 इसके नीचे। जब भी आपको पसीना आ जाए, जो डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम के हमारे साथ जुड़े हुए, और कोई इंसिडेंस हो गया और इमरजेंसी आपकी आ गई कि आपको पसीना होने लगता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो आप इमीडिएटली अर्जेंटली आपके पास जो भी स्वीट है, शक्कर है, आपके पास चीनी है, आपके पास चॉकलेट है, आपके पास डेट्स है, खजूर है, वो आप ले लीजिए, ऑन द स्पॉट आप ले लीजिए। तो बॉडी के अंदर हमारी शर्करा की मात्रा बैलेंस में रहेगी। तो ये अरविंद जोसेफ जी की मैंने आपको बात बताई। आइए अभी जो डायबिटिक के जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उसके ऊपर भी एक दो पेशेंट्स का हमारा रिव्यू आया है, तो उसके देख लेते हैं। तो पहले जो हमारे हैं निरंजन मंडल जी है, उनको जो कॉम्प्लिकेशंस जो था, निरंजन मंडल को डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन के फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस के बार बार पेशाब उनको जाना था, वो रिकवर हो गए है। एक्सट्रीम हंगर, बार बार पेशाब जाना, बार बार खाना खाना, बार बार वो कार्विंग क्यों होता है डायबिटिक मरीज को? कार्विंग क्योंकि जो शुगर रहता है वो ब्लड में ही रहता है, सेल में तो जाता नहीं है। तो हमारा कोष रहता है वो भूखा रहता है, तो कोष भूखा रहता है तो वो भी सिग्नल मांगता है कि हमें खाना चाहिए, हमें दो ग्लूकोज दो, हमें ग्लूकोज दो। लेकिन इंसुलिन रेजिस्ट हो गया, इसलिए ग्लूकोज को वहां तक नहीं पहुंचाता है और रिसेप्टर पे बंद हो गया होता है, तब हमें भूख का सिग्नल लगता है। इसलिए डायबिटिक के मरीज बार बार खाना खाते हैं, तो उसकी जो हंगर थी वो भी एकदम कंप्लीट रिकवर हो गई है। उसके बाद है तपन कुमार सेठ है, तो उसका भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, वो नॉर्मल हो गया। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों होता है? क्योंकि जो शुगर ब्लड के अंदर जो रहती है वो तो 100 mg तक ही वो बाहर कर सकती है, यानी कि 5 ग्राम तक ही बाहर कर सकती है। लेकिन जो दूसरी जो रहती है शुगर, उसको कहां से निकाले? तो हमारा शरीर रहता है वो होम्योस्टेटिक एक पोजिशन लाते हैं कि अच्छा बैलेंस होना चाहिए, तो पेशाब से भी जो हमारा शुगर रहता है वो बाहर निकलता है। तो और उसके बाद उसका वीकनेस में भी फायदा मिला है।
और वेट लॉस के अंदर शंभू प्रसाद जी है। शंभू प्रसाद ने बहुत ही जबरदस्त करी 7 kg 1 मंथ के अंदर। नहीं, अभी ये देखते आपने लिया है पुरुषोत्तम ठाकुर को। पुरुषोत्तम ठाकुर का पहले जो वेट था उनका 92 kg था और इसके बाद हो गया 70 kg, यानी कि करीबन 22 किलो वजन उसने कम किए। HbA1c उनका 5.8 से नीचे भी आ गया। और ये पुरुषोत्तम ठाकुर जी है, उन्होंने GTD भी शायद लगभग क्लियर कर लिया है। यानी कि 22 kg वेट लॉस हुआ। वेट लॉस इसीलिए हुआ क्योंकि जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस था वो सेंसिटिव हो गया। इंसुलिन, जो ज्यादा इंसुलिन रहता है तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को भी खींचता है, पानी को भी खींचता है और फैट को भी खींचता है। इसीलिए कई बार डायबिटिक पेशेंट का वेट भी बढ़ने लगता है। तो जब इंसुलिन सेंसिटिव हो जाता है तो वेट भी ऑटोमेटिकली 22 किलो उसका कम हुआ। उसके बाद देखते हैं शंभू प्रसाद जी को, उनका था 1 मंथ के अंदर 7 kg लॉस। जस्ट इमेज, ये फोटो क्लिक कर लीजिए। 7 kg 97 की जो किलो था, अभी 90 kg है। विद इन द ओनली 1 मंथ के अंदर 7 किलो उन्होंने वजन कम किया है। तो बस मित्रों, ये आज का जो एपिसोड हमारा है वो कॉजेस एंड सॉल्यूशंस के ऊपर हमने बातचीत की है। और ये कॉजेस और हमारा जो सॉल्यूशंस है, तो हमारा सॉल्यूशंस बैनमुन का सॉल्यूशंस है 3 प्रोटोकॉल के अंदर है। डाइट है, एक्सरसाइज है और औषध भी है। बहुत आज हजारों की संख्या में जिनका शुगर कम हुआ है, बीपी की गोलियां ले रहे तो बीपी की गोलियां भी बंद हो गई है, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां भी बंद हो गई है। जो वीकनेस रहता है वहां भी स्टेमिना आ रहा है, वजन कम हो रहा है। HbA1c उनका 5.8 के पास आ रहा है और GTD ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पास कर रहे हैं। तो मेरा सभी को निवेदन है कि आइए हम फिर से हमारी एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस हमारी बॉडी की रहती है उसको अलाउ करें और आयुर्वेद को अपनाएं और आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।